हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो हमारा ज्योग्राफी का सेशन यानी जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ में आज हम एक अपना नया अध्याय जोड़ने आए हैं। अगर अभी तक आपको इस सीरीज में यानी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में कोई भी डाउट क्रिएट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा। 1 मिनट, ठीक है। तो अभी तक कोई भी अगर आपको डाउट जैसे लगा हो कि सर मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और जो मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले छात्र इस सेशन को यानी इस मेरी ज्योग्राफी की सीरीज को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो ये मैं ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आया हूँ वो उसके मैं सारे टॉपिक यानी उसको मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट के मन में आता होगा कि यूट्यूब पर कोई भी ज्योग्राफी की क्लास हमें फुल नहीं मिलती है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों को सहयोग मिला तो ज्योग्राफी की सारी क्लास मैं आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं वो क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे, तो जो भी छात्र, जो भी आपका फ्रेंड भाई किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसको इसमें उसकी हेल्प होगी, ठीक है। तो कौन से एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं? स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। हमारे चैनल का नाम क्या है? इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल। और ये सीरीज है वो भारत का भूगोल, और जो माध्यम रहेगा यानी हम कौन से मीडियम या कौन से माध्यम में पढ़ेंगे, तो हिंदी माध्यम में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। समय की बर्बादी ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था जलवायु। जलवायु हमने देखा था कि जलवायु का वर्गीकरण, हमारे भारत में कौन सी जगह कैसी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। उसके बाद हमने जो भी टर्मिनोलॉजी जैसे जेट प्रभाव हो गया, ला नीना हो गया, इसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जेट स्ट्रीम हमारी जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन जेट स्ट्रीम होता क्या, ये हमने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि अगले इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं जेट स्ट्रीम के लिए, ला नीना के लिए। और जो जेट स्ट्रीम वाला जो टॉपिक मैं आज सेशन लेके आया हूँ, ये यूपीएससी में या एमपीपीएससी में या यूपीपीएससी में, मेंस में भी आपको काम करेगा। क्योंकि मेंस में कैसे काम करेगा आप अभी देखेंगे। जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेट स्ट्रीम भारत को कैसे प्रभावित करती है, भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, हमें समझाइए, तो आप इसके हिसाब से उसको आराम से समझा सकते हैं। अब तो प्री में भी पूछने लगे हैं कि जेट स्ट्रीम से हमारी जलवायु कैसे प्रभावित होती है। ओके, तो जेट स्ट्रीम होती क्या, पहले हम वो समझेंगे। जेट स्ट्रीम एक पवन है। पहली बात तो क्या, जेट स्ट्रीम एक पवन है। इसकी चौड़ाई कुछ 100 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है इसकी चौड़ाई? 100 किलोमीटर के लगभग, ठीक है ना। और यह क्षोभ मंडल में, कहाँ पर? क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में। क्षोभ मंडल होता कहाँ तक है? पृथ्वी की सतह से अगर हम बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर में ये, और वहीं पर ये क्या होती है? जेट स्ट्रीम उपलब्ध होती है, वहीं पर ये बहती हैं। इसकी जो चाल होती है वो क्या होती है? 120 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की। जो नॉर्मल हवाएं होती हैं उनको हम सिर्फ हवा बोल देते हैं, प्रवाह बोल देते हैं। इनको जेट यानी तेज़ी से प्रभावित होने वाली, तो जो उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है? 120 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी अगर हम सामान्य हवा की बात करें, अभी की सर्दियों में बात करें, तो 5 से 6, 10, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक हो पाती हैं। और इनकी जो हवा है कि जो स्पीड है वो क्या है? 120 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जेट धाराएं दोनों गोलार्धों में होती हैं। क्वेश्चन हर लाइन से बनता हुआ चलेगा, क्या जेट धाराएं
उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। क्या जेट धाराएं दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं? तो ना उत्तरी ना दक्षिणी, दोनों गोलार्धों में होती हैं जेट धाराएं। ठीक है, क्या लिखा है? जेट धाराएं दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी, और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे प्रवाहित होती हैं। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रत्येक गोलार्ध में जो 2 जेट स्ट्रीम धाराएं होती हैं। अगर मैं उत्तरी गोलार्ध में बात करूं तो उत्तरी गोलार्ध में 2 जेट स्ट्रीम होंगी। वहीं अगर मैं दक्षिण में बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होंगी? 2 जेट स्ट्रीम होंगी। ठीक है ना, होती हैं, जो 2 विभिन्न वायु राशियों की सीमा रेखाओं के बीच बहती हैं। ठीक है, इनका जो नाम है, ठीक है, वो कैसे है? उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहती हैं। अब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है वो समझना। दोनों गोलार्धों में 20 से 35 डिग्री अक्षांश कितने क्षेत्र में? अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी, हर बार बनाता हूँ अंडाकार, मतलब कैसे भी बन जाती है। तो इस क्षेत्र को मैं क्या बोल देता हूँ? 0 डिग्री बोल देता हूँ। कितना? 0 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर इसको क्या बना दूँ? 20 से, इस क्षेत्र को मैं क्या बना दूँ? 20 से 35 डिग्री। यहाँ पर 20 से 35, वही मैं यहाँ पर भी साथ में बनाना पड़ेगा मेरे को, 20 से 35 डिग्री। यहाँ पर लिखा ना दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो इस क्षेत्र के बीच ये धाराएं बहती हैं, इस क्षेत्र के बीच। ओके, या इस क्षेत्र में ये बहती हैं। कहाँ से बहती हैं ये? 20 से 35 डिग्री के बीच। या मान लो, मैं बताता हूँ, थोड़ा इसको अलग तरीके से समझाता हूँ। ये 20 है और ये ऊपर क्या है? 35 है। एक मिनट, ये 20 और ये 35। तो ये बीच में जो धाराएं होती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? जेट धारा। वही सेम टू सेम यही प्रोसेस, अगर मैं, यही उत्तर भारत है, सेम टू सेम यही प्रोसेस कहाँ होगी? दक्षिण भारत में, दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर हो गया? तो इनके नाम ऐसे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको उपोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ में जो समझने वाली बात क्या थी? उपोष्ण। और वहीं अगर मैं बात करूँ ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की, तो इसमें समझने वाली बात क्या है? ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में, ये भी क्या होती है? दोनों गोलार्धों में होती है 50 से 60 डिग्री। देखो 50 के बाद जो भी 90 तक जाता है वो क्या कहलाता है? ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो उस क्षेत्र में ये बहती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम बोल देते हैं। ठीक है, सर्दियों में 2 वायु राशियों के बीच तापमान प्रवणता के पर्याप्त अंतर होने के कारण सर्दियों में जेट धाराओं की गति बढ़ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर? सर्दियों में जेट धाराओं की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। जहाँ पर जेट धारा होती है वहाँ पर क्या होता है? बढ़ जाती है। और बढ़ती क्यों है? तापमान प्रवणता के कारण। क्लियर होता जा रहा है ना? क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जेट स्ट्रीम से अगर क्वेश्चन कोई आता है, यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो, एसएससी हो, कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? अगर हम इसके महत्व की बात करें कि इसका महत्व क्या है, 1 मिनट। देखिए यहाँ से अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जेट स्ट्रीम तथा उसके महत्व को समझाइए। तो पहले आपको जेट स्ट्रीम समझानी पड़ेगी, उसके बाद उसके महत्व को समझाना पड़ेगा कि उसका महत्व है क्या। ठीक है ना? तो जेट स्ट्रीम का महत्व, जेट स्ट्रीम का स्थान से हम वैश्विक मौसम पैटर्न को समझने में आसानी होती है। पहली बात क्या होती है? कैसे होती है? क्योंकि जेट स्ट्रीम ठंडी और गर्म हवा के बीच की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? अगर वहाँ से गर्म स्टार्ट होती है और ठंडी ख़त्म होती है, या ठंडी स्टार्ट होती है गर्म ख़त्म होती है, मतलब रेखा पर, सीमा पर बहती है। ठीक है ना? जेट स्ट्रीम की दिशा में सवारी करने के विमान का समय में बचत होती है। जेट स्ट्रीम की जो जगह होती है जहाँ पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, अगर उसी डायरेक्शन में जेट स्ट्रीम बह रही है तो वहाँ पर जो विमान होगा उसके समय में क्या होती है? बचत होती है, और ईंधन की खपत में भी बचत होती है।
ये क्वेश्चन प्री में भी आपसे पूछ सकते हैं, अगर मेंस में अगर जेट स्ट्रीम पर क्वेश्चन आए तो वहाँ पर भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जेट स्ट्रीम आप जो विमान होते हैं उनमें समय की बचत करता है या उनके विपरीत काम करता है, नकारात्मक साबित होता है, तो आप बता सकते हैं। उदाहरण के लिए जेट स्ट्रीम के दिशा में उड़ान भरने से जापान से अमेरिका जाने पर 18 घंटे की बजाय 11 घंटे में, तो आप सोच सकते हैं कितना समय बच रहा है, लगभग 7 घंटे। यहाँ पर लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते, ठीक है। जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं की शुरुआत और वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में मानसून की शुरुआत तभी होती है जब उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से हटकर हिमालय के उत्तर में चला जाता है, हिमालय के दक्षिण से हटकर उत्तर में, ठीक है। फिर उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम सर्दियों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा लाती है, जो सर्दियों के फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भारत के भी लिए बात हो गई। जेट धारा समताप मंडल में नमी लाती है, रात्रिचर बादलों का विकास करती है। ये सब चीज़ आपको मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। क्लियर हो गया। रात्रिचर बादलों का विकास, जेट धारा समताप मंडल में नमी लाती हैं, ये भारत मतलब सीधी बात, ये भारत के लिए अधिकतर ये लाभकारी है। उसके बाद मानसून के मौसम का कारण क्या होता है। अभी जो स्लाइड आई थी उस स्लाइड को हम बाद में करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये वाला वीडियो है वो पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ टर्मिनोलॉजी से होगा, जैसे जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ला लीना, सिर्फ इससे संबंधित होगा। जो मौसम का आगमन, जैसे जो भारत में मानसून का आगमन होता है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें समझने में फिर आसानी होगी कि कैसे मौसम में अल नीनो का प्रभाव होता है, ला लीना का प्रभाव होता है, इसलिए पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा अल नीनो। अब ये होता क्या है इसको हम समझेंगे। आम तौर पर इक्वाडोर और पेरू के तटों के साथ पूर्वी भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म हो जाना। याद रखना, अल नीना क्या करती है, पानी को गर्म करती है। क्या करती है, जैसे मान लो असामान्य रूप मतलब सामान्य रूप से 25 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या है, समुद्र के पानी का टेम्परेचर है, और यही बाद में क्या हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये क्या असामान्य रूप से गर्म हो रहा है। तो ये क्या करती है, अल नीनो पानी को गर्म करती है। और अल नीनो प्रभाव का एक चक्रीय घटना है जो प्रशांत महासागर में विकसित होता है। तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके साथ और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इक्वाडोर पेरू के तटों के साथ, पहला। दूसरा कि ये पानी को क्या करता है, गर्म करता है अल नीनो, और ये कहाँ पर उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में विकसित होता है, और आमतौर पर ठंडे पानी को बदलने के लिए गर्म पानी लाती है। तो ये क्या करती है, गर्म पानी लाती है। अब कैसे लाती है वो समझना, पहले इसको समझे हम। अल नीनो शब्द का जिसका अनुवाद स्पेनिश भाषा में लिटिल बॉय या बेबी, इसमें नहीं लिखा है क्या बेबी या क्राइस्ट चाइल्ड के रूप में किया गया है। इसका उपयोग मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म होने की विशेषता के लिए किया जाता है। हालांकि औसत लगभग हर 3-4 साल में होता है। ये कितने 4 साल में होता है, 3 से 4 साल में औसत कभी 4 साल भी हो जाती, कभी 5, कभी 3, ठीक है। और अनियमित रूप से ये 2 से 7 साल के अंतराल में होता रहता है। क्रिसमस के पास अल नीनो आमतौर पर शुरू होता है और आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रहता है। कब होता है ये, क्रिसमस के आसपास, और कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ये चलता है।
यह एक अनियमित और नाटकीय जलवायु उतार चढ़ाव का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तटीय सतह के पानी को गर्म होने का वर्णन करने में तेजी से जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो और दक्षिण दोलन संबंधित है। जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो और दक्षिण दोलन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर को प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन को दक्षिण दोलन के रूप से जाना जाता है। दक्षिण दोलन क्या होता है? उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर को प्रभावित करने वाले वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण दोलन के नाम से जानते हैं। अब अल नीनो का प्रभाव क्या होता है वो समझिए। अल नीनो की घटना के दौरान समुद्र की ऊपरी हवा का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि पूर्वी देखिए ये पानी गर्म क्यों होता है? अल नीनो की घटनाओं के दौरान समुद्र के ऊपरी हवा का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत के तटीय जल गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए जब ये हवाएं तेज होती हैं तो क्या यहाँ पर ठंडा पानी है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ का जो गर्म पानी है, जब ये हवाएं, जो अल नीनो क्या घटना है, जब ये हवाएं होती हैं वो क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती हैं, धीमी हो जाती है, तो यहाँ से ये गर्म पानी को आगे बहाकर नहीं ले जा पाती हैं, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, गर्म पानी बना रहता है, ठीक है ना। क्या होती है, जो हवाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाने के कारण ये जो सतह का पानी होता है वो हट नहीं पाता है, उसके नीचे से ठंडा पानी नहीं निकल पाता है, इसलिए ये क्या करते हैं, वहाँ से हिस्से को गर्म कर देती हैं, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होता है अल नीनो का? यह समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की तीव्रता, गति, तटीय मत्स्य पालन की स्थिति और बहुत कुछ प्रभावित करता है। जैसे समुद्र के पोषक तत्व मछली को जीवित रहने के लिए अनुमति देते हैं। अल नीनो ठंडे पानी को बदल देता है, उसकी अवधि के दौरान समुद्र के तल में पोषक तत्वों को हटा देता है। भारत में अल नीनो का प्रभाव ज़्यादातर नकारात्मक होता है, क्योंकि भारतीय मानसून अल नीनो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यह मानसून को कमज़ोर करता है, कई बार मानसून की विफलता का कारण भी बनता है। तो ये भारत के लिए अल नीनो क्या है, एक नेगेटिव है, ये मानसून को कमज़ोर करता है। पहला प्रमुख अल नीनो का प्रभाव कम वर्षा। भारत में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर, लेकिन अल नीनो वर्ष में ये वर्षा क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है। जब अल नीनो का दौर आता है उस टाइम पे भारत में वर्षा क्या होती है, कम होती है। भारत में वर्षा आधारित कृषि भूमि का क्षेत्र लगभग 50% कृषि योग्य है और भारतीय फसलों के लिए एक अच्छा दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून आवश्यक है। मानसून की विफलता अल नीनो का प्रभाव है। जब बारिश कम होगी तो यहाँ की फसलों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, भारत की फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओके, उसके बाद हमने जैसे देखेंगे और पीछे अगले वीडियो में कि अल नीनो दक्षिणी दोलन होता क्या है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एनसो साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है, ENSO साइकिल। अब ये होता क्या है वो समझिए। एल नीनो दक्षिण दोलन या एनसो चक्र एक चक्रीय जलवायु पैटर्न है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समय समय पर होता है। देखिए, अल नीनो दक्षिणी दोलन, एनसो बोलते हैं इसको, एक चक्रीय का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पर फिर ख़त्म हो गया। चक्रीय जलवायु पैटर्न है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समय समय पर होता है। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में अक्सर कम दबाव होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च दबाव देखा जाता है। कम दबाव और उच्च दबाव। हालांकि इन स्थितियों को उल्टा कर दिया जाए और दबाव की स्थितियों को इस चक्रीय परिवर्तन के दक्षिणी दोलन के रूप में माना है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसको आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो अल नीनो और ला नीना से क्वेश्चन आता था, और ये भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है वो देखिए। मौसम जलवायु पैटर्न जैसे गंभीर वर्षा, बाढ़, सूखा सभी एनसो से प्रभावित होते हैं। ये वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है और ला नीना वैश्विक तापमान में गिरावट। अभी ला नीना हमने पढ़ा नहीं है, अल नीना पढ़ा है। वैश्विक तापमान में ला नीना क्या करता है, कमी करता है। इसको आप पढ़ लेना, ये ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, ला नीना।
तो ला नीना क्या है? एक स्पेनिश में ला नीना का अर्थ है छोटी लड़की। क्या है? छोटी लड़की। एल वीओ जो अल नीनो विरोधी शब्द एक बट ठंडी घटना है। अभी जो हमने ला नीना पढ़ी थी वो क्या करती है? पानी को गर्म, इसको उसके लिए क्या कहते हैं? गर्म घटना, गर्म पानी की घटना भी कहते हैं। ठीक है। ला नीना का प्रभाव अल नीनो के विपरीत होता है। ध्रुवीय या ला नीना के परिणाम स्वरूप एक अधिक। सीधा बात यह है कि ला नीना में जो जैसे समुद्र है, समुद्र के पानी को क्या कर देती है? हटा नहीं पाती थी। जो हवाएं क्या होती थी? कमज़ोर हो जाती थी। तो ऊपरी सतह से पानी को हटा नहीं पाती थी, हवा कमज़ोर हो जाती थी। ला नीना में क्या होती है? जो हवाएं होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तेज। ओके। तो यहाँ से ये पानी को हटा देती है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। क्लियर हो गया। और ये जो ला नीना है जो भारत के लिए प्रभावकारी है। अल नीना क्या थी? भारत के लिए नकारात्मक थी। ये क्या है? सकारात्मक है, ये प्रभावकारी है भारत के लिए। ओके हो गया। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? भारत में जो मानसून का आगमन कैसे होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको आसानी से उसको समझते हुए चलना है। ठीक है, कि भारत में मानसून कैसे आता है, कैसे वापस जाता है, कौन से क्षेत्र में, अगर हम इस समय की बात करें तो मानसून ज़्यादा रहता है और कौन से समय में, कम समय में ज़्यादा बारिश होती है, कौन से समय में, कौन से स्थान पर कम बारिश होती है। ये सब चीज़ हम कल समझेंगे। ठीक है ना। फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कंटेंट को लेकर या मेरे समझाने के तरीके से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।